रायजादा हवेली के अंदर आंगन में एक लड़का बैठा हुआ था और उसके आसपास शक्तियां मंडराती नजर आ रही थीं। वो लगातार शक्तियों को अंदर खींचता जा रहा था। उसकी दोनों हथेलियों पर काले और सफेद रंग के मोती नजर आ रहे थे जो धीरे धीरे घूमते जा रहे थे। इसी तरह शक्तियों को सोखने का सिलसिला अगले 2 घंटों तक चला, जिसके बाद ध्रुव ने अपनी बंद आंखें खोली। उसके बाद ध्रुव ने खुद से कहा, शक्तियों को हासिल करना अंदरूनी शक्तियों को हासिल करने से ज्यादा मुश्किल है। इस रफ्तार से तो मुझे महारथी शक्ति समर्थ बनने में कम से कम कुछ महीने तो लगेंगे ही। फिलहाल उसकी अंदरूनी शक्तियां तीसरे पड़ाव पर पहुंच गई थीं, मगर उसकी शक्तियां तो अभी तक शुरुआती शक्ति समर्थ पर ही अटकी हुई थीं। भले ही ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाया था क्योंकि वो तांत्रिक स्थल का पूरा फायदा उठा पाया था। ध्रुव के चेहरे पर हल्की परेशानी थी क्योंकि वो अपनी इस रफ्तार से नाखुश था, लेकिन अगर ये बातें राजदान सुनते तो वो शायद मजबूरी में अपना सर हिलाने के सिवा और कुछ नहीं कर पाते। कायदे से किसी को शुरुआती शक्ति समर्थ रैंक से महारथी शक्ति समर्थ बनने में कुछ सालों का वक्त लगता था, मगर ध्रुव को तो उस मुकाम पर पहुंचने में सिर्फ कुछ महीनों का वक्त लगने वाला था और वो इस रफ्तार को कम समझ रहा था। तभी हरे कपड़े पहनी एक लड़की उस जगह पर आई और उसके चेहरे पर हल्की मायूसी नजर आ रही थी। उसे देखकर ध्रुव ने सवाल किया, क्या बात है गुड़िया, क्या तुम भी शक्तियां नहीं सोख पा रही हो? उसकी बात सुनकर गुड़िया ने हामी भरी। जब से वो गगनशाली रैंक पर पहुंची थी तब से उसकी शक्तियों का बढ़ना बहुत धीरे हो गया था। आखिर में जो बात उसे सबसे ज्यादा निराश कर रही थी वो ये थी कि कितनी भी शक्तियां सोखने के बावजूद उसकी शक्तियां नहीं बढ़ रही थीं। ऐसे में ध्रुव भी कुछ नहीं कर पा रहा था, मगर फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं गुड़िया, फिक्र मत कर, तेरा भैया कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेगा। तभी अचानक गुड़िया को कुछ याद आया और उसने ध्रुव को देखते हुए कहा, अरे हाँ, बाबा कुछ दिन पहले शुरुआती शक्ति समर्थ बन गए। दादाजी और बाकी लोग तो खुशी से पागल हो गए हैं। गुड़िया के इतना कहते ही ध्रुव भी काफी खुश हो गया और वो समझ गया कि ये कमाल मोतियों का ही था। पिछले कुछ वक्त से रायजादा परिवार शांति में वक्त बिता रहा था। बिलोबा शहर में अब भेड़ियाबाज दल भी उन्हें कुछ भी करने के बारे में नहीं सोच रहा था और बब्बल उनसे थोड़ा घबरा गया था। इस दौरान रायजादा परिवार की ताकत भी बढ़ गई थी और उसके बहुत से नई पीढ़ी के लोग गगनशाली रैंक पर पहुंच गए थे। इसी के साथ उसने गौर से गुड़िया की तरफ देखा और मजबूरी में आ भरते हुए सोचा, मुझे इस लड़की को ताकतवर बनाने का कोई तरीका तो ढूंढना ही पड़ेगा, लेकिन ऊपर वाले ने इसका शरीर ही बाकियों से इतना अलग बनाया है। ना जाने इस बारे में मैं क्या ही कर सकता हूं। ध्रुव इस बारे में जितना भी सोचता जा रहा था उससे कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। जिस दौरान ध्रुव इस बारे में सोचकर परेशान हो रहा था उस वक्त उसका तिलिस्मी पत्थर चमकने लगा और उसमें से ध्रुव शौर्य की आत्मा बाहर आने लगी। ध्रुव की आत्मा को छोटू के सिवा कोई और नहीं देख सकता था क्योंकि तिलिस्मी पत्थर का मालिक छोटू ही था। इतने में बड़े ध्रुव ने गौर से गुड़िया की तरफ देखा और वो कुछ सोचने लगा। तभी ध्रुव के जहन में कुछ आया और उसने छोटू से कहा, छोटू, वाकई इस लड़की का शरीर कुछ ज्यादा ही खास है। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे अंदर की आवाज कह रही है कि तेरी बहन शायद दैत्य बाली शरीर वाली है। उसकी बात सुनते ही छोटू ने तुरंत हैरानी भरी आवाज में सवाल किया, भैया ये दैत्य बाली शरीर क्या होता है? जरा मुझे इसके बारे में और बताइए। इस पर ध्रुव ने छोटू की तरफ देखा और उसे समझाना शुरू किया। जैसा कि प्राचीन किताबों में लिखा था, उस हिसाब से तो इस दुनिया में कुछ बहुत ही खास चीजें होती हैं। ऐसी खास चीजों में दैत्य बाली शरीर भी एक चीज है। बाकी मातृ शरीर तो पितरी शक्तियों को सोख कर उन्हें अपनी शक्तियों से मिलाने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए दैत्य बाली शरीर की, तो वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाते, बल्कि उनके शरीर में पितरी शक्ति रह ही नहीं पाती। वहीं ध्रुव के मुंह से दैत्य बाली शरीर के बारे में सुनकर छोटू ने हल्की फिक्र के साथ कहा, अगर ऐसी बात है तो क्या इस दैत्य बाली शरीर का कोई इलाज भी होता है भैया? और ध्रुव के सवाल पर ध्रुव मुस्कुराने लगा और उसने बताया, बेहतर यही होगा अगर तेरी बहन मातृ शक्तियों को सोखती रहे। जितनी ताकतवर मातृ शक्ति होगी उसके लिए उतना ही बेहतर होगा। तू कोशिश करता रहा ताकि उसे पितरी शक्तियों को सोखने को कहे, ताकि वो इस शक्ति को सोख कर अपनी शक्तियों को बराबर कर सके। लेकिन सच कहूं तो ये कदम बहुत ही बेवकूफ़ी भरा था। किसी मछली को पेड़ पर चढ़ाया नहीं जा सकता छोटू, उसकी खासियत तैरने में है। ऐसे ही दैत्य बाली शरीर की मातृ शक्तियों को पितरी शक्तियों से मिलाना नामुमकिन है। यह सुनकर छोटू थोड़ा परेशान होने लगा, जिसके बाद उसने परेशान होते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो कहीं गुड़िया की शक्तियां यहीं अटकी तो नहीं रह जाएंगी?
छोटू काफी परेशान दिख रहा था, जिसे देखकर ध्रुव ने उसे समझाया। दैत्य बाली शरीर उतना भी बेकार नहीं होता है छोटू, जितना कि तू उसे समझ रहा है। तो क्या हुआ अगर वो पितरी शक्तियों को सोख नहीं सकती? वो मातृ शक्तियों पर तो महारत हासिल कर ही सकती है। कायदे से शक्ति समर्थ बनने के लिए दोनों शक्तियों का भारी तादाद में मौजूद होना जरूरी है, और साथ ही ये भी कि वो दोनों एक दूसरे से मिल सके। जबकि अगर मातृ शक्ति ही दोगुनी हो जाए तब भी मुमकिन है कि दैत्य बाली शरीर शक्ति समर्थ बन जाए। और सच कहूं तो सिर्फ मातृ शक्तियों से बनने वाला शक्ति समर्थ बेहद खतरनाक होता है छोटू। सच तो यह है कि अगर कोई सिर्फ मातृ या पितृ शक्तियों से शक्ति समर्थ बनता है तो उसकी शक्तियां दोनों के मिश्रण से तैयार हुए शक्ति समर्थ से ज्यादा ताकतवर होंगी। उसकी बातों से छोटू की आंखों में हैरानी साफ नजर आने लगी। यह पहली बार था जब वो ऐसे किसी शरीर के बारे में जान रहा था, और आज से पहले तो उसे पता भी नहीं था कि सिर्फ एक तरह की शक्तियों से भी शक्ति समर्थ बना जा सकता था। इतने में ध्रुव ने छोटू को समझाते हुए आगे कहा, अपनी बहन से कहो कि वो आगे से पितृ शक्तियों को सोखने की गलती बिल्कुल ना करे। मैंने पढ़ा था कि मातृ शक्ति से शक्ति समर्थ बनने का एक खास तरीका होता है, लेकिन सच कहूं तो मुझे भी इस खास तरीके के बारे में कुछ नहीं पता है। ये बात तो तुझे तजुर्बेदार लोगों से ही पता लगानी पड़ेगी कि आखिर ये तरीका है क्या। खैर, अब तू सब संभाल, मैं तो चला किताबें पढ़ने। सच कहूं तो इतनी किताबें तो मैंने कभी अपने मार्कस में भी नहीं पढ़ी थी। तेरी दुनिया वाकई बहुत बड़ी और पेचीदा है छोटू। इतना कहकर ध्रुव मुस्कुराने लगा, और देखते ही देखते वो वापस तिलिस्मी पत्थर के अंदर चला गया। वहीं उसके तिलिस्मी पत्थर के अंदर जाने के बाद छोटू ध्रुव ने आ भरते हुए वो जानकारी अपने अंदर बसाई। फिर वो धीरे धीरे उस जगह से जाने लगा जहां उसे अचानक दीपराज नजर आए। दीपराज को देखते ही ध्रुव उनके पास गया, और उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। वहीं ध्रुव को देखकर भी परिवार के सभी लोग काफी खुश हो गए। दीपराज को बहुत सालों पहले एक मुकाबले में कमजोर कर दिया गया था। तब से वो उम्मीद करते जा रहे थे कि वो रायजादा परिवार में एक ना एक दिन कोई काबिल योद्धा जरूर तैयार करते, और ऊपर वाले ने भी उनका साथ दिया था, क्योंकि उनका बेटा शायद पूरे परिवार का सबसे होनहार योद्धा बनने वाला था। इतने में ध्रुव ने अपने पिता को देखकर उनसे पूछा, बाबा, आपके जख्म अब ठीक हो गए हैं ना? ध्रुव के सवाल पर दीपराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ ध्रुव, मेरे जख्म पूरी तरह से ठीक हो गए, और तो और मैं शुरुआती शक्ति समर्थ बनने में भी कामयाब हो गया हूं। वैसे ध्रुव, तुम्हें याद है ना, रायजादा मुलाकात के लिए सिर्फ 2 साल ही बचे हैं। अपने पिता के मुंह से वो बात सुनते ही अचानक ध्रुव के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसे अच्छी तरह से याद था कि पिछली बार जब रायजादा से मुलाकात हुई थी तो एक इंसान ने उसके पिता को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। उस वाकये के बाद से ही ध्रुव के पिता ताकत के अर्श से फर्श पर आ गए थे। इतना ही नहीं, बल्कि ध्रुव ने देखा था कि पिता की कमजोरी के चलते उसकी मां को भी कितने सालों तक आंसू बहाने पड़े थे। और वो इंसान जिसने ध्रुव के परिवार को इस कदर मजबूर कर दिया था, वो था उसका रिश्तेदार कर्मश रायजादा। कर्मश रायजादा रायजादा परिवार के इतिहास का सबसे काबिल और ताकतवर योद्धा माना जाता था। और सच तो ये था कि रायजादा परिवार बहुत ही बड़ा परिवार था, मगर ध्रुव और उसके परिवार वाले उस बड़े परिवार की नजर में रिश्तेदार कहलाने के भी काबिल नहीं थे। इस बारे में सोचकर दीपराज ने आ भरते हुए अपने बेटे से कहा, बेटा, तेरे दादाजी की बस एक ही इच्छा है कि हमारा परिवार एक बार फिर रायजादा कुटुंब के हर किसी की इज्जत हासिल कर सके, और उसके लिए हमें अंदरूनी पद पर पहुंचना होगा। वहीं अपने बाबा की बात सुनते हुए ध्रुव अपना सिर हिलाने लगा। वैसे तो उसे रायजादा कुटुंब के बारे में बहुत कुछ नहीं पता था, और उसे उनसे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता था, लेकिन उसने अपने दादाजी के मुंह से हमेशा सुना था कि वो एक बार फिर अंदरूनी पद पर जाना चाहते थे। ये कुछ ऐसा था जिसे हासिल करने के लिए ध्रुव के दादाजी ने पूरी जिंदगी काम किया था, और एक आदर्श पोता होने के नाते ये ध्रुव का फर्ज था कि वो अपने दादा के सपने को पूरा करे। दादाजी के सपने के अलावा ध्रुव के दिल में वो बात भी थी जब उसके पिता को सभी के सामने जलील किया गया था। जब वो रायजादा मुलाकात में मुकाबला हार गए थे, ध्रुव ने उस दिन ठान लिया था कि वो उसी मंच पर खड़ा होकर सभी हंसने वालों को साबित करके रहेगा कि उसका परिवार कमजोर नहीं था। इस बारे में सोचकर ध्रुव ने हल्की नाराजगी और यकीन के साथ कहा, मैं दादाजी का सपना पूरा करके रहूंगा और हमारे परिवार को एक बार फिर रायजादा कुटुंब के अंदरूनी पद पर लेकर आऊंगा, और बाबा, मैं उस कमबख्त कर्मश को भी हरा कर रहूंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। अपने बेटे की बात सुनकर उसके बाबा मजबूरी में मुस्कुराने लगे।
ध्रुव को अच्छी तरह से याद था कि जब कर्मश ने उसके पिता को हराकर सभी के सामने उन्हें जलील किया था, उसके साथ ही उसने दीपराज को बहुत जख्मी भी कर दिया था। इस सदमे से उबरने में दीपराज को कितनी मुश्किलों और दर्द का सामना करना पड़ा था, ये ध्रुव ने अपनी आंखों से देखा था। ऐसे हालात झेलने के बाद रायजादा परिवार तकरीबन टूटने की कगार पर आ गया था। लेकिन अब ध्रुव को ताकतवर बनने का अपना एक और मकसद याद आ गया था। अगले कुछ दिन ध्रुव शक्तियां बढ़ाने में बिताता गया। ध्रुव जानता था कि ऐसा करने में रैंक 6 की गोलियां उसकी बहुत मदद करती, मगर ऐसी गोलियां हजारा स्वर्ण दल के पास भी कभी कभार ही आती थीं। इसलिए ट्रेनिंग में 2 महीने का वक्त बिताने के बाद भी उसके हाथ में एक भी रैंक 6 की गोली नहीं आई। कुछ वक्त बाद अपनी ट्रेनिंग खत्म करके ध्रुव ने देखा कि उसके ठीक सामने एक लाल रंग की परछाई आ गई। उस परछाई के वहां आते ही ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, निंजा सुन, ये गोलियां गुड़िया को देकर आ, और हाँ, गलती से भी तू इन्हें मत खा लेना, वरना मार लगाऊंगा। और ध्रुव के इतना कहते ही निंजा ने गुर्राते हुए अपना मुंह खोला और ध्रुव की दी हुई गोलियों की बोतलें पकड़कर वो वहां से जाने लगा। मगर ध्रुव देख रहा था कि निंजा के चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी थी, और उसकी आंखें देखकर ध्रुव ने मजबूरी में अपना सिर हिलाते हुए कहा, लालची कहीं के, अच्छा रुक, तुझे भी देता हूं। ये कहते हुए ध्रुव ने अपने पास से कुछ गोलियां निकाली और उन्हें निंजा के मुंह में डाल दिया। जब निंजा ने वो गोलियां खा ली तो उसके चेहरे पर खुशी नजर आने लगी और वो तेज रफ्तार में वहां से चला गया। तभी अचानक ध्रुव ने कुछ सोचते हुए कहा, हाल ही में गुड़िया की मातृ शक्ति के धमाके काफी ज्यादा बढ़ गए। मेरे ख्याल से नतीजा ज्यादा मातृ शक्ति सोखने का ही होगा, है ना? ऐसा पूछते वक्त ध्रुव तिलस्मी पत्थर की तरफ ही देख रहा था, जिसके अंदर से उसे एक आवाज आई, दरअसल छोटू, इस बारे में मैंने हाल ही में कुछ पढ़ा था जो मैं तुझे बताना भूल गया। दरअसल एक दैत्य वाली शरीर वाला इंसान अपनी शक्तियों पर सिर्फ तभी काबू पा सकेगा जब वो शक्ति समर्थ बन जाएगा। उससे पहले उसे ऐसी शक्तियों को झेलने में बहुत दर्द होगा और हो सकता है कि वो बुरी तरह जख्मी भी हो जाए। उसकी बात सुनते ही ध्रुव के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसने गुस्से भरी आवाज में कहा, तो भैया आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अच्छा अब जल्दी बताइए कि हम गुड़िया को जख्मी होने से कैसे बचा सकते हैं। इस पर तिलस्मी पत्थर के अंदर से ध्रुव शौर्य ने छोटू को जवाब दिया, मैं भी क्या करूं, मुझे भी इस दुनिया के बारे में सिर्फ वही पता है जो मैं किताबों में पढ़ रहा हूं। खैर, ऐसा कर, जल्द से जल्द ऐसी चीजें ढूंढ जो गुड़िया की मातृ शक्ति सोखने की रफ्तार को बढ़ा दें। ऐसे में वो जल्दी शक्ति समर्थ बन जाएगी और अपनी शक्तियों पर काबू पा सकेगी। उसकी बात पर छोटू ने आ भरते हुए मजबूरी भरी आवाज में कहा, ठीक है, ऐसी चीजें ढूंढने के लिए तो मेरे पास सिर्फ एक ही जगह है और वो है हजारा स्वर्ण दल। मैं वहां जाता हूं और पूछताछ करता हूं ऐसी चीजों की जो मातृ शक्ति को जल्दी सोखने में गुड़िया की मदद कर सके। इतना कहकर उसने जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया और वो तेजी से चलते हुए वहां से जाने लगा। फिर ध्रुव रायजादा हवेली से बाहर निकलकर सीधे हजारा स्वर्ण दल के नीलाम घर में जाने लगा। इस दौरान शहर की भीड़ भाड़ के बीच से निकलते हुए ध्रुव की नजरें थोड़ी परेशान दिखने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे वहां ऐसे कुछ लोग नजर आ रहे थे जो बिलोबा शहर के नहीं थे। इन बाहरी लोगों को इतनी भारी तादाद में देखकर ध्रुव परेशान के साथ साथ हैरान भी हुआ। असल में उसके परेशान होने की वजह यह थी कि वो बाहर से आए लोग किसी मायने में कमजोर नहीं थे। ये बात भले ही काफी अजीब थी, मगर ध्रुव ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर बिलोबा शहर मगधी जिले का एक बहुत बड़ा शहर जो था, ऐसे में बाहर से लोगों का यहां आना जायज था। इन ख्यालों को दबाकर ध्रुव आखिरकार हजारा स्वर्ण नीलाम घर पहुंच गया। जैसे ही वो दरवाजे से अंदर गया तो उसे सीधे माहिरा के पास ले जाया गया। तभी माहिरा ने ध्रुव की तरफ देखकर हल्के अफसोस के साथ कहा, तुम बड़े ही मतलबी किस्म के इंसान हो ध्रुव, सिर्फ तभी अपना चेहरा दिखाते हो जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत होती है। रिश्ते जरूरतों के मोहताज नहीं होते, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। खैर, इस बार तुम्हें क्या चाहिए है? इस पर ध्रुव ने हल्की शर्म के साथ माहिरा की तरफ देख कर कहा, माहिरा, क्या इस बार रैंक 6 की गोली के बारे में आपको कोई खबर मिली है? तभी उसके सवाल पर माहिरा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर ध्रुव खुशी से झूम उठा। दरअसल रैंक 6 की गोली हमारी इस बार की नीलामी की सबसे खास चीज है ध्रुव, लेकिन क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत है इसलिए उसे बेचने वाले से बात करने के बाद हमने उसे तुम्हारे लिए खरीद लिया है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगी ध्रुव, वो कीमत किसी मायने में छोटी नहीं है। आखिर कौन है ये बाहर से आए लोग जो बिलोबा शहर में घूम रहे हैं?
क्या होगा जब ध्रुव को उनकी सच्चाई का पता चलेगा, और क्या रैंक 6 की गोली की कीमत चुका पाएगा ध्रुव? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।